Good afternoon, students. Good afternoon everyone. Join करें session please. And I hope कि आप सब बच्चों ने जो मैंने टॉपिक बताया रिवाइज भी करा होगा, राइट? तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम MCQs करेंगे यूएनओ पे, एंड ये रिसेंटली अभी हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है, राइट? आई गेस कल या परसों पढ़ा था हमने यूएनओ, एंड रिवीजन कर लिया अच्छे से. करें स्टार्ट सेशन. चलो, तो आज हमारा सेशन रहेगा किस पे? यूएनओ पे. ओके, एंड आई वांट कि आप सारे बच्चे जवाब दें, चाहे सही दें गलत दें जैसा मर्जी दें, बट जिस बच्चे ने रिवीजन की है आई वांट कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें इस सेशन में एंड आंसर्स दें. मुझे आंसर्स चाहिए आज, ठीक है? मैंने जितना बताना था सारा कंटेंट दे दिया आपको. अब नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आपने वो रिवाइज करा है या नहीं. एंड आज के MCQ सेशन में आई वांट कि आप सब बच्चे क्या करें? आंसर्स दें सारे क्वेश्चंस का, ठीक है? जो आपको नहीं आता है या नहीं आएगा या आपसे गलत हो जाएगा तो उसको रिवाइज करो. इसका मतलब कि आपको थोड़ी और रिवीजन की ज़रूरत है. मैक्सिमम जो मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी वो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ओके? बट जो अगर एक आधा कोई क्वेश्चन होगा जो आपके लिए नया होगा या हमने नहीं पढ़ा होगा, जैसे मैंने बताया था कि हम क्लास में जो चीज़ नहीं पढ़ेंगे वो मैं थ्रू MCQs करवा दूंगी, ठीक है? तो आज का हमारा सेशन रहेगा दैट विल बी MCQs ऑन यूएनओ, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालने की आज, ओके? तो करें स्टार्ट सेशन. चलो, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसका आंसर देते जाओ. पहले क्वेश्चन का क्या है? इन विच ईयर वॉज द यूएनओ फाउंडेड? यूनाइटेड नेशन कौन से साल में फाउंड हुआ था? बताओ फटाफट. बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये. कौन से साल में स्टार्ट हुआ था यूएनओ? इन विच ईयर यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड? ऑप्शंस आर 1918, 1939, ऑप्शन सी इज 1945 या फिर ऑप्शन डी दैट इज 1989. पहले क्वेश्चन का जवाब दो, दूसरे का बाद में देना. जिसका मैं पूछ रही हूँ पहले उसका जवाब दो. फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट विल बी वेरी गुड, वेरी गुड. सही जवाब दे रहे हो बच्चों. तो फर्स्ट का क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट का आंसर रहेगा 1945. 1945. तो इसकी डेट क्या रहेगी? 1945 कब, कौन से ईयर में हुआ था, कौन से मंथ में था, क्या डेट है इसकी वो भी बता दो साथ में. वेरी गुड दानिश. इट इज 24th of October. 24th of October 1945 UN was founded. UN was founded. एंड अगर हम बात करें तो UN डे जो होता है वो कब बनाया जाता है? UN डे कब बनाया जाता है? कब मनाते हैं हम UN डे? इसी डेट को हम क्या मनाते हैं? UN डे, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस डे भी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24th of October. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? इज इट ऑप्शन नंबर ए जेनेवा स्विट्जरलैंड, बी न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, सी पेरिस फ्रांस या फिर डी दैट इज लंदन इंग्लैंड. तो कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी बताओ. वेरी गुड. बाकी बच्चे कहाँ पर हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे? फटाफट आंसर दो, आज आपका टेस्ट है ये. अभी पता चल जाएगा आपने कितने रिवीजन किए, कितना पढ़ा है, क्या करा है. वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा. तो क्या है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? यूएन का हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क सिटी, दैट इज इन यूएसए. और जैसे मैंने बताया था यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं. 5 जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें से 5 का जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन यूएन. एंड एक जो है क्या है वो जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क नहीं है? कौन सा ऑर्गन है वो? कौन सा ऑर्गन है वो? चलो उस पर भी क्वेश्चन आएगा, हम बात करेंगे. जो 5 इसके 6 जो ऑर्गन्स हैं यूएन के, उनमें से 5 जो ऑर्गन्स हैं उनका जो ये हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है? हम 5 कौन कौन से हैं जिनका हेडक्वार्टर्स है? कौन से ऑर्गन्स हैं जिनका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क है? सबसे पहले आगे आपका जनरल असेंबली. जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है? उसके बाद आ गया सिक्योरिटी काउंसिल. उसके बाद आ गया आपका इंटरनेशनल कोर्ट, सॉरी
सिक्योरिटी काउंसिल के बाद क्या आ गया अपना? सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये जो 5 बॉडीज हैं इसकी, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक और आ गया ट्रस्टशिप, एक और इसका क्या है? ट्रस्टशिप। तो ये 5 जो ऑर्गन्स हैं इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इज इन न्यूयॉर्क। एक जो ऑर्गन बचा उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कौन सी जगह है? हम अभी अपकमिंग एमसीक्यूज में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन 5 का याद रखना, इन 5 का हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क ओनली। जो यूनाइटेड नेशंस का भी हेडक्वार्टर इधर है, और जो इसके ये ऑर्गन्स हैं 5, इनका हेडक्वार्टर्स भी इज इन न्यूयॉर्क, यूएसए। चले नेक्स्ट पे फटाफट, चलो दे। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज द यूएन हैव? ऑप्शंस आर A 2, B 4, C 8 या फिर D 6। बताओ फटाफट कितनी है ऑफिशियल लैंग्वेजेस? भी बताया था मैंने आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है। बताओ यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है, कितनी लैंग्वेजेस ऑफिशियल इसकी? वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आप फटाफट से उसके नाम भी बता दो मुझे, क्या लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेजेस हैं, उनके नाम भी बता दो फटाफट। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? 6 लैंग्वेजेस तो हैं, बट कौन कौन सी हैं वो भी बताओ फटाफट। वेरी गुड एवरीवन। अब इसके नाम भी बता दो फटाफट, क्या 6 लैंग्वेज है? उसका शॉर्टकट बताया था मैंने, राइट? उसका शॉर्टकट क्या बताया था मैंने? स्काफ। ई लिख सकते हो उसमें आप। एस से स्पेनिश, सी से चाइनीज, ए से अरबिक, आर से रशियन, एफ से फ्रेंच एंड ई क्या बचा? इंग्लिश। तो ये क्या आ गई इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपका लैंग्वेजेस के नाम भी याद रखने, शॉर्टकट मैंने बता दिया, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश। कितनी आ गई? ये 6 लैंग्वेजेस आ गई, राइट? यूरोपियन नहीं है कोई, यही है, स्पेनिश, चाइनीज, अरबिक, रशियन, फ्रेंच एंड अरबिक, रशियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई आपकी सारी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन पर्पस ऑफ यूएन? फर्स्ट, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सी अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, या डी रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। आपको बताना है कि यूएन का जो मेन पर्पसेस थे उसमें से कौन सा ऐसा पर्पस है दैट इज नॉट अ मेन पर्पस ऑफ यूएन। बताओ इसका क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर रहेगा? फटाफट बताओ क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का? वेरी गुड। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? बताओ फटाफट क्या आंसर रहेगा इसका? तो इसका आंसर रहेगा दैट इज डी, रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। जो यूएन है इसका मेन मकसद ये नहीं है, रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड में इसका कोई काम नहीं है। इसका मेन क्या काम है? मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। तो ये सारे क्या है इसके मेन पर्पसेस। ठीक है, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, राइट, बिटवीन द मेंबर्स दैट आर एसोसिएटेड विद दैट। सो ये क्या है इसके मेन पर्पसेस। एंड में मैं आपको इसके मेन पर्पसेस भी लिखवा दूंगी ताकि स्पेसिफिक क्वेश्चन एक बन सकता है, बट दीज आर द मेन पर्पसेस: इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये क्या आ गए इसके मेन पर्पसेस। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सही लिख रहे हो बच्चे आप सब। ओके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितनी मेंबर स्टेट्स हैं? ए 15, बी 10, सी 20 या फिर डी 25। फटाफट बताओ, ये भी मैंने आपको बताया है। क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? कितनी मेंबर स्टेट्स हैं इसकी? वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी मेंबर स्टेट्स हैं इसकी? वेरी गुड कविता, दानिश, हुसैन, भट्ट, इरफान, राहुल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कितनी है इसकी परमानेंट मेंबर स्टेट्स कितनी है? मेंबर स्टेट्स इज 15। उसमें से 5 क्या मैंने बताई थी आपको? परमानेंट मेंबर्स हैं, और उसमें से 10 जो हैं वो क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर्स। क्या है?
नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर के नाम और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के नाम मैंने आपको बताए हैं ऑलरेडी। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के नाम ये जो है ये हर 2 साल में चेंज होते हैं, राइट। 2 इयर्स का मैंने आपको कल बताया था परसों की 2 इयर्स का इसका टेन्योर रहता है, ओके। हर 2 साल के बाद इनको फिर से री इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो 10 जो है इन मेंबर्स का नाम मैंने बोला था कि लिख लेना। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स के जो नाम है बेसिकली वो है अभी करंटली अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुयाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरा लियोन, स्लोवेनिया एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स थे उनके नाम क्या है? 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम बताओ फटाफट, इस पे भी क्वेश्चन आएगा अभी आगे। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से थे? इनका भी शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, राइट। 5 परमानेंट मेंबर्स का शॉर्टकट क्या बताया था मैंने आपको? कर्फ्यू, चाइना, रशिया, ऑल द बिग, फ्रांस, यूके, यूएसए। तो ये क्या रहेगा इनका 5 परमानेंट मेंबर्स। ये भूलना नहीं है, परमानेंट मेंबर्स के नाम याद रखने हैं। क्या क्या गया? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएसए एंड यूके, ओके, यूके एंड यूएसए। तो ये क्या आ गए इसके 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो इसकी जो प्रेसिडेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल की, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंसी हर मंथली चेंज होती है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट इस काउंसिल का वो बनता है वो सिर्फ 1 महीने के लिए बनता है, उसके बाद वो होता है जो नेक्स्ट कंट्री को मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी इसके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर स्टेट्स रहते हैं उनकी इनकी प्रेसिडेंसी ऐसे मिलती है कि आपके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे, जैसे अगर इसमें सी वाला है तो चाइना को पहले मिलेगी, रशिया को बाद में मिलेगी, या फ्रांस को पहले मिलेगी, रशिया को बाद में मिलेगी, ओके। तो इस तरीके से क्या है इसको इस ऑर्डर पे मिलता है। एंड मैंने बताया था नवंबर का कौन है इस टाइम पे? नवंबर का जो प्रेसिडेंसी मिली है वो यूके को मिली है, नवंबर 2024 की, ठीक है। तो नवंबर 2024 की प्रेसिडेंसी मिली है यूके को। उससे पहले किसको मिली थी? अक्टूबर की मिली थी स्विट्जरलैंड को, अक्टूबर की मिली थी स्विट्जरलैंड को, ठीक है। और ये भी याद रखना ये कितने महीने के लिए होता है प्रेसिडेंसी चेंज। जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो चेंज होती है आफ्टर एवरी 1 मंथ, ठीक है। जो प्रेसिडेंसी है इसकी किसकी? सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, हर महीने के बाद चेंज होती है। चलो नेक्स्ट पे फटाफट। व्हाट इज द नेम ऑफ यूएन बॉडी दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स? वो क्या सेटल, उसका काम क्या है? सेटलिंग लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। ए जनरल असेंबली, बी सिक्योरिटी काउंसिल, सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर डी ह्यूमन राइट्स काउंसिल। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका काम क्या है? उसका काम मेजरली यही है कि ये क्या है, लीगल डिस्प्यूट सेटल करना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ताकि बने रहे, राइट। जो ऑल लीगल बॉडी है ये हमारी यूएन की, तो ये क्या है, ऑल द लीगल डिस्प्यूट्स या कोई भी लीगल मैटर कंसिडरिंग द मेंबर्स, कोई भी किसी भी चीज़ पे अगर लीगली एक्शन ले रहे तो दैट इज टेकन बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। वेरी गुड, सही लिख रहे हो बच्चे आप, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ। ओके, स्क्रीन ब्लर आ रही है, प्लीज़ आप एक बार रिफ्रेश करें। अगर फिर से और बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ बता दो। अगर स्क्रीन ब्लर आ रही है तो प्लीज़ मेरे को एक बार क्लैरिफाई कर दो। और किसी बच्चे को विजिबल नहीं है प्लीज़ फटाफट बताओ। वी हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ MCQs। दिख रहा है बच्चों? ब्लर तो नहीं है? वो बताओ फटाफट। विजिबल है? नाउ क्लियर, ओके फाइन। चलो नेक्स्ट पे फटाफट। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन दैट डील्स विद ग्लोबल हेल्थ इश्यूज। ओके, तो इसमें क्या है बच्चे, थोड़ी सी हमने शायद लास्ट टाइम एजेंसीज के बारे में नहीं पढ़ा था, बट आपको कुछ जो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जैसे WHO, ILO, यूनिसेफ, उसके बाद आ गया अपना यूनेस्को, ये सारी जो एजेंसीज हैं इनके बारे में भी सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ लेना। एक तो इसका ओरिजिनेटिंग ईयर के कौन से ईयर में आई है एंड हेडक्वार्टर्स मेजरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी एक पेज में सारी अगर जिसमें डिटेल्स दी होंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वो, ठीक है। चलो अच्छा, ग्लोबल हेल्थ के साथ कौन करती है आपको पता ही होगा बच्चों को। ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर डी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को। तो क्या रहेगा इसका, क्या आंसर रहेगा इसका, क्या आंसर रहेगा इसका?
इसका आंसर रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एज ये बात कर रहे हैं हेल्थ पे, तो ये भी किस पे काम करती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ पे ही काम करती है, राइट। अगर हम WHO की बात करें, WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7 अप्रैल 1948 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एंड 7 अप्रैल को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करा जाता है। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर आ गए? हेडक्वार्टर्स इज इन जेनेवा, हेडक्वार्टर्स इज इन जेनेवा, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, वो भी बता दो एक बार अगर पता है आपको। डायरेक्टर जनरल हेड कौन है इसके? टेड्रोस एधेनॉन। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एधेनॉन, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? हेड कौन है? या आप डायरेक्टर जनरल बोल सकते हो, दैट इज डॉक्टर टेड्रोस एधेनॉन, ठीक है। तो आपने सेम काम और करना है, ये मैंने बता दिया आपको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF एंड यूनेस्को, इन दोनों की चीज़ें भी सेम ये लिख रही हैं खुद, ये आपको खुद करना है। एस्टैब्लिश कब हुए थे? हेडक्वार्टर्स कौन है एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, एंड इसका डायरेक्टर जनरल या फिर जो भी उसका हेड बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं, कुछ भी है तो वो कौन है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ योर UN सिक्योरिटी काउंसिल? अभी बताया जस्ट मैंने। A इज फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK। B कनाडा, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, UAE। C ब्राज़ील, इंडिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। या फिर D चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड USA। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर लिखा है बच्चों आपने? D, वेरी गुड। सो द आंसर विल बी D। अभी मैंने बताया चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US। कर्फ्यू करके आप इसको शॉर्टकट में लर्न कर सकते हो। चले नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स डज UN करंटली हैव? A 150, B 185, C 193 या D 200। ये भी मैंने आपको बताया कि कितनी है UN जनरल असेंबली में करंटली, UN में करंटली कितनी है? हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर? बताओ फटाफट क्या आंसर रहेगा इसका? क्या आंसर रहेगा इसका? कितनी स्टेट्स हैं, कितनी मेंबर स्टेट्स हैं? दैट विल बी 193। 193 मेंबर स्टेट्स हैं एंड जो 2 हैं वो है नॉन मेंबर स्टेट्स। आप बोल सकते हो क्या उनको, क्या बोला जाता है? ऑब्जर्वर स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है उनको? 2 नॉन ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो उनके नाम क्या क्या थे? 2 नॉन ऑब्जर्वर स्टेट्स जो हैं 193 प्लस 2 नॉन ऑब्जर्वर स्टेट्स जो हैं, एक तो मैंने बताया था आपको क्या है, पैलेस्टीन, एंड दूसरा क्या है, वेटिकन। +2 करके क्या होता है? +2 नॉन ऑब्जर्वर स्टेट्स। कौन कौन सी हैं वो? वेटिकन भी बोला गया है इसको, कभी कभी होली सी भी लिखा जाता है कई जगह, ठीक है। ये 2 आ गई फटा, ठीक है। पैलेस्टीन एंड वेटिकन सिटी, लेटेस्ट साउथ सुडान 2011 में, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ UN? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होता है UN का? A प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, B सेक्रेटरी जनरल, C प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर D दैट इज हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का? कौन रहता है, कौन है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द UN? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द UN कौन रहता है? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन रहते हैं? अपने सेक्रेटरी जनरल, राइट, सेक्रेटरी जनरल। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है हमारे UN के करंटली? सेक्रेटरी जनरल कौन है हमारे UN के? सेक्रेटरी जनरल कौन है हमारे UN के? फटाफट बताओ। एंटोनियो गुटेरेस, वेरी गुड। हमारे सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी करंटली? एंटोनियो गुटेरेस। चलो नेक्स्ट इज which is the name of the agreement signed in 2050 under the UN to address climate change? A Paris Agreement, B Kyoto Protocol, C Geneva Accord या फिर D Montreal Protocol। तो कौन सा 2015 में साइन किया गया था UN के द्वारा, किस लिए? For the climate change, to address the climate change। कौन सा है? पेरिस, क्योटो, जेनेवा, मॉन्ट्रियल, कौन सा प्रोटोकॉल रहा है ये?
जो 2015 में बात की गई थी, जिसकी 2015 अंडर द यूएन टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। 2015 वाला क्या रहेगा? 2015 वाला है पेरिस, ठीक है। 2015 में जो एग्रीमेंट साइन किया गया था दैट वाज पेरिस एग्रीमेंट, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। यूनिसेफ की बात करें, व्हाट डज द यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर? ए यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइज फंड, बी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी एजुकेशन फंड, सी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, या फिर डी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल क्लाइमेट इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ का क्या फुल फॉर्म रहेगा इन चारों में से? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर रहेगा, बताओ बताओ फटाफट, क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या है? चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए ही बनाया गया है, जिसका नाम है यूनिसेफ, ठीक है बच्चों। चले नेक्स्ट पे, in which UN body is primarily responsible for coordinating the work of its specialized agencies। अच्छा, कौन सी UN बॉडी है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग वर्क ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो है उसके आगे? तो उसके क्या है, उसके कोऑर्डिनेशन पे ये काम करता है। ए जनरल असेंबली, बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सी सिक्योरिटी जनरल, डी या डी इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा, बताओ। जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल या ट्रस्टीशिप काउंसिल? तो इसका आंसर रहेगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, इसके ये यूएन की प्राइमरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग वर्क ऑफ इस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। क्या? फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूएन चार्टर्स आर्टिकल 51? ए प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बी राइट टू फ्रीडम, इसी एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, डी राइट टू सेल्फ डिफेंस। अच्छा, यूएन चार्टर जब हमारा यूएन मैंने आपको बोला था कि जब यूएन बना था तो उससे पहले, उसके बाद, उससे पहले क्या हुआ था? आई गेस उसी के टाइम पे दौरान क्या हुआ था? यूएन चार्टर जब बनाया गया था, सबसे पहले क्या हुआ था? यूएन चार्टर जब साइन किया गया था, ओके तो अच्छा मैं क्या बता रही थी कि यूएन चार्टर जब साइन किया गया था, ठीक है, तो उसमें क्या थे? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कि क्या कैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये जब बनेगी तो ये कैसे चलेगी, हाउ ऑल द रूल्स विल बी मेंटेन्ड, राइट। तो वो क्या है, इसको बेसिकली रूल बुक बोला जाता है। तो आपको इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि यूएन चार्टर्स में कितने आर्टिकल्स हैं, राइट। आर्टिकल्स इसमें कितने हैं, बट इतने सारे आर्टिकल्स आपसे लर्न नहीं होंगे, तो मैंने एक आधा आर्टिकल जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें बता दिया हुआ है। आपको बेसिकली जो जेकेएसएस में क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया था कि यूएन चार्टर में कितने आर्टिकल्स हैं। तो आपको पता है कि यूएन चार्टर में कितने आर्टिकल्स हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड चैप्टर्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं एंड चैप्टर्स कितने हैं इसमें। तो यूएन में कितने आर्टिकल्स हैं? यूएन चार्टर्स में कितने आर्टिकल्स हैं? वो है 111, ठीक है, 111 आर्टिकल्स हैं एंड चैप्टर्स अगर इसमें बोले जाएं तो 19 चैप्टर हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने आर्टिकल्स हैं किसमें? यूएन में। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? आर्टिकल्स हैं 111 और चैप्टर्स नहीं। आर्टिकल 51 क्या बोल रहे हैं? ए प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, सी एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, डी इज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो 14 का क्या आंसर रहेगा? 14 का आंसर रहेगा द राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो ये क्या आर्टिकल 51 बोलता है? राइट टू सेल्फ डिफेंस, ओके। उसके बाद अगर हम चलें, जब यूएन चार्टर साइन हुआ था बच्चे तो 51 कंट्रीज थी इनिशियली जिन्होंने क्या करा था? साइन करा था ये,
ठीक है, 51 कंट्रीज थी जिन्होंने ये साइन किया था सैन फ्रांसिस्को में। चलो अच्छा ये कर लिया हमने, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वेटो पावर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सी कंट्रीज है जिनके पास वेटो पावर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? ठीक है, तो किसके पास वेटो पावर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? ऑप्शन है ए चाइना, बी इटली, सी जापान, डी इंडिया। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का? वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा चाइना। ठीक है, तो वेटो पावर किसके पास है? जो यूएन सॉरी सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उन्हीं 5 मेंबर के पास क्या है? वेटो पावर। तो ये आपको एक अलग तरीके से क्वेश्चन आ गया वेटो पावर पे कि कौन सी है सिक्योरिटी काउंसिल जो है, कौन सी किसके पास वेटो पावर है? ओनली द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैव वेटो पावर्स। तो इटली नहीं है, जापान नहीं है, इंडिया नहीं है, दीज आर ऑल नॉट द मेंबर्स, राइट। तो परमानेंट मेंबर्स कौन सा है? चाइना। उसके बाद चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ के साथ नहीं एसोसिएटेड है? ए आईएलओ दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी डब्ल्यूएचओ, सी आसियान, डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ के साथ नहीं है एसोसिएटेड? बताओ इसका क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का? वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आसियान। आसियान इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर ऑल एसोसिएटेड विद यूएनओ। दीज आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूएनओ। ठीक है बच्चों, तो ये देख लिया हमने। तो ये मैंने क्या बताया? 5 परमानेंट members of security council of security council have this veto power, सिर्फ इनके पास ही है। नेक्स्ट चलो 17th, the chairmanship presidency of UN Security Council rotates among the council members. A every 6 months, B every 3 months, C every year या D every month। ये भी मैंने अभी बताया आपको, प्रेसिडेंसी कितने महीने बाद या कितने साल बाद रोटेट होती है इसमें। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ, क्या आंसर रहेगा? ये मैंने अभी बताया आपको। वेरी गुड, आशिक हुसैन आप गलत लिख रहे हो बच्चे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कब होता है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी? अभी बताया मैंने, हर महीने चेंज होती है ये, एवरी मंथ। अभी मैंने बताया आपको। ये मैंने बताया ना, नवंबर 2024 में यूके के पास आई है एंड अक्टूबर 2024 के पास स्विट्जरलैंड के पास थी, एंड ये अल्फाबेटिकली चेंज होती है। ओके, अल्फाबेटिकली ये रोटेट होती है, चेयरमैनशिप ये प्रेसिडेंसी अल्फाबेटिकली रोटेट होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफ ऑर्गन ऑफ यूएनओ? अगेन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी सिक्योरिटी काउंसिल, डी सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या डी जनरल असेंबली। ध्यान से देखना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चीफ ऑर्गन ऑफ यूएनओ? यूएनओ का चीफ ऑर्गन नहीं है। क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर रहेगा? वेरी गुड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ यूएनओ। यहाँ पर चीफ ऑर्गन की बात की गई है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नॉट एसोसिएटेड विद, ठीक है, नॉट स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ। यहाँ पर ऑर्गन्स की बात की गई है, राइट। जब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं तो उसमें 6 ऑर्गन्स आते हैं सिर्फ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वन ऑफ देम, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? ए मिस विजया लक्ष्मी पंडित, बी रमेश भंडारी, सी नटवर सिंह, या डी कृष्णन मेनन। ये भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 19 जब हमने फर्स्ट इन वर्ल्ड पढ़ा था, तो मैंने बताया था इसका आंसर क्या रहेगा। कौन है फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा Miss Vijay Lakshmi Pandit. Miss Vijay Lakshmi Pandit was the president of first female also and first Indian also to be president of UN General Assembly, and इन्होंने I guess 8th session
इन्होंने हाँ 8th जो यूएन का सेशन था, जनरल असेंबली का 8th सेशन जो था, 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली रही हैं ये, ठीक है। उसके बाद द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स आर, ये फिर से रिपीट हो गया आई गेस क्वेश्चन। चलो बताओ फिर भी क्या आंसर रहेगा इनमें से, क्या आंसर रहेगा? जापान, वेस्ट जर्मनी, यूएसएसआर, यूके, यूएसए, बी कनाडा, चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए, सी जर्मनी, चाइना, यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए, या डी चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर या यूके एंड यूएसए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा डी। वेरी गुड, तो इसका आंसर रहेगा डी, चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके एंड रशिया। यूएसएसआर इज UK and USA, USSR, Russia. International Court of Justice is located at A. Geneva, B. Hague, C. Amsterdam या फिर D. Vienna। तो कहाँ पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? जो मैंने एक बॉडी बताई है आपको जो न्यूयॉर्क पे नहीं है, जो ऑर्गन ऑफ जो यूएनओ है, जो इसमें से एक जो इसका ऑर्गन है यूएनओ का, वो यहाँ पर न्यूयॉर्क पे नहीं है, तो वो दूसरा कौन सा था? वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बताओ ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इन चारों में से कहाँ पर सिचुएटेड है? वेरी गुड, तो क्या आंसर रहेगा इसका? कहाँ पर सिचुएटेड है ये? हैग, एंड हैग इज वेयर? इट इज इन नेदरलैंड्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन हैग, और कहाँ पर है ये? नेदरलैंड्स में, ठीक है। एंड इसको क्या बोला जाता है? इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कोर्ट, ठीक है। तो ये स्टैब्लिश 1945 में ही हुई थी जब यूएन एस्टैब्लिश हुआ था, बट इसके फंक्शंस 1946 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो इसने क्या काम करना कब स्टार्ट किया था? अप्रैल 1946 में इसने फुली फंक्शनल स्टार्ट हुआ था। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू मेक स्पीच इन हिंदी बिफोर यूएन जनरल असेंबली कौन थे? ए. मोरारजी देसाई, बी. अटल बिहारी वाजपेयी, सी. लाल बहादुर शास्त्री या डी. लाल कृष्ण अडवाणी। तो कौन थे जिन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी बिफोर यूएन जनरल असेंबली? कौन थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या दिया था? हिंदी में स्पीच दिया था बिफोर यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या थे ये? बेसिकली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर, एज ए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स उस टाइम पे ये उस पोजीशन पे ये थे, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या करा था? फर्स्ट हिंदी स्पीच दी थी कहाँ पर? यूएन जनरल असेंबली में, ठीक है बच्चों। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। कितने ऑर्गन्स हैं यूएनओ को? A 3, B 4, C 5 या D 6? अभी बताया मैंने कितने ऑर्गन्स हैं यूएनओ के। क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का? वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा 6 ऑर्गन्स हैं। 6 ऑर्गन्स के नाम मैंने जैसे बताया आपको क्या क्या है। जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ गया, एक आ गया आपका सिक्योरिटी काउंसिल आ गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आ गया, ट्रस्टशिप आ गया एंड सेक्रेटेरिएट आ गया हमारा लास्ट। तो ये हमारे आगे 6, ठीक है। 24 का देखते हैं। द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ वाज, कौन थे हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? ए. डैग हमरशकिशडोल, बी. यू थान, सी. त्रिग्वे एंड डी. कर्ट वॉल्डेम। तो फर्स्ट कौन थे हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? कौन थे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आंसर रहेगा इनका? इसका आंसर रहेगा त्रिग्वे ली। तो ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल या जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन अडैप्टेड अ चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स इन द ईयर। यूनाइटेड नेशंस ने क्या करा था? चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स साइन करा था, अडैप्ट किया था। कौन से साल में? ए 1969, बी 1974, सी 1956 या फिर डी 1964। तो 25 का क्या आंसर रहेगा? 25 का क्या आंसर रहेगा? 25 का क्या आंसर रहेगा? बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर रहेगा? वेरी गुड। तो 25 का आंसर रहेगा दैट विल बी 1974। 12 दिसंबर 1974 में इन्होंने क्या कहा था? ये चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स साइन अडैप्ट करा था यूएन ने। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फुली रिप्रेजेंट द फैक्ट। ओके, तो इन्होंने एक फैक्ट बताया है कि जो यूएन है इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो पूछा हुआ है कि कौन सा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो इस फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, बी सिक्योरिटी काउंसिल, सी सेक्रेटेरिएट
एंड डी जनरल असेंबली। तो इन चारों में से क्या रहेगा, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन है यूएन का जो ये फैक्ट को बताता है? क्या आंसर रहेगा इसका? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का? ध्यान से पढ़ो इसको आंसर, सॉरी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एज ए यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन, जब एज ए यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन के मतलब क्या होता है कि एज ए यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरे भी जितने भी कंट्रीज़ हैं या जितना भी एज अ होल वो सारी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बाकी ऑर्गन्स की बात करोगे बच्चे तो सारे ऑर्गन्स में कुछ ही नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा एक सिंगल इकलौता ऑर्गन है जिसमें सारी कंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को? तो वो क्या आंसर रहेगा? आप बताओ इसका आंसर। नहीं आता कोई बात नहीं, चलो गलत ही सही। तो इसका आंसर रहेगा बच्चे 26 का आंसर क्या रहेगा? 26 का आंसर रहेगा जनरल असेंबली। कंसीडरिंग एज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हो गया कि उन्होंने क्या करा, एज अ होल सारी कंट्रीज को मिलाकर वो क्या काम करते हैं, राइट? जितने भी उसके मेंबर्स हैं सबको करते हैं, सबको लेकर वो चलते हैं, ठीक है? तो क्या जनरल असेंबली में हमें पता है कि कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं। बट अगर आप बात करो इकोनॉमिक सेक्रेटरीट की या फिर सिक्योरिटी काउंसिल्स की या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, तो इनके पास इनके एज अ होल थोड़ी काम कर रहा है वो। जो सिक्योरिटी काउंसिल है कितने मेंबर्स हैं उसके? 15 मेंबर्स हैं। सेक्रेटरीट के भी कम मेंबर्स हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के भी कितने मेंबर्स हैं? कितने मेंबर्स हैं इसके? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के भी बच्चे कम मेंबर्स हैं, राइट? 54 मेंबर्स हैं इसके। इसके कितने मेंबर्स हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का बताया था 54, सिक्योरिटी के 15 एंड सेक्रेटरीट के भी आई गेस कम ही मेंबर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जनरल असेंबली बस ऐसा एक ऑर्गन है जिसमें सारे जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी इसके मेंबर्स हैं 193 प्लस 2 मेंबर्स जो भी हैं वो क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए क्या आंसर रहेगा? यूएन इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन। और उसका कौन सा ऑर्गन ये इसको जस्टिफाई करता है स्टेटमेंट को? जनरल असेंबली, ठीक है? जनरल असेंबली। चलो, Angola, Malaysia, New Zealand, Spain and Venezuela were elected as a non-permanent members of on 16th October 2014 to serve in। अच्छा ये पुराना क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं, देखते हैं। A the UN General Assembly, B the UN Trustship Council, C the UN Human Rights Commission, D UN Security Council। अब इसमें थोड़ा स्मार्ट एक्ट करो। 2014 का पूछ रहा है कुछ डाटा, बट इसमें क्वेश्चन में देखकर आप बता सकते हो आंसर। बताओ फटाफट बताओ इसका क्या? बताओ क्या आंसर रहेगा इसका? वेरी गुड, ठीक है। तो अगर सपोज आपको नहीं भी पता कि इन्होंने कहाँ पर करा है, बट आपको पता है कि यूएन का कौन सा ऑर्गन है जिसमें नॉन मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, राइट? नॉन परमानेंट मेंबर्स किस में सेलेक्ट किए जाते हैं? सिर्फ एक में सेलेक्ट किए जाते हैं, और वो क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका आंसर क्या आ गया? सिक्योरिटी काउंसिल्स, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता हो कि 2014 में इन्होंने ज्वाइन करा था, नहीं करा था, बट आपको ये तो पता है कि नॉन परमानेंट मेंबर सिर्फ एक बॉडी में सिलेक्ट किए जाते हैं, एक ऑर्गन में सिलेक्ट किए जाते हैं, वो किस में? सिक्योरिटी काउंसिल में। चलो, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सर्व्स द ऑफिस फॉर। जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए सर्व करता है एज अ प्रेसिडेंट? तो क्या है? A 6 months, B 1 year, C 1.5 years या फिर D 2 years। तो क्या आंसर रहेगा इसका? क्या आंसर रहेगा इसका 28th क्वेश्चन का? 28th क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? कितने टेन्योर के लिए होता है? वेरी गुड। तो ये कितने के लिए होता है? 1 साल के लिए क्या होता है? जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट सर्व करते हैं 1 साल के लिए ये ऑफिस। एंड हमारे करंट जो 79 सेशन जो करंट चल रहा था, तो उसके कौन थे? अभी करंटली 79 सेशन ऑफ यूएन चल रहा है, तो उसके जो है जनरल असेंबली का सेशन 79 सेशन चल रहा है, तो उसके कौन है अभी? उसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज फिलोमोन यांग, मिस्टर फिलोमोन यांग। क्या है? मिस्टर फिलोमोन यांग। तो ये मैंने कल भी बताया था आपको जब क्लास ली थी। फिलोमोन यांग क्या है? इसके करंट प्रेसिडेंट, राइट? अगर 78 सेशन का पुराना चलो पूछ लें डाटा, 78 सेशन का अगर आपको पूछ लें तो 78 सेशन का भी देख लेना एक बार, ठीक है? ओके, 78 सेशन का भी एक बार देख लेना।
अभी मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट 78 सेशन का भी एक बार देख कर जाना, ठीक है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो देख लेते हैं। फ्रांस, चाइना, जर्मनी, यूके, तो इसका परमानेंट मेंबर कौन नहीं है? विच इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, प्लीज़ ये नॉट जो है या जो नॉट में क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से पढ़ना कि वो पूछ क्या रहा है। वो ये पूछ रहा है कि सिक्योरिटी, आप फटाफट क्वेश्चन पढ़ोगे, नॉट दिखेगा नहीं, विच इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, फ्रांस टिक हो गया फिर काम, है ना। प्लीज़ ये ध्यान से पढ़ना जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे कि नॉट पूछा है या क्या पूछा है। तो नॉट अ परमानेंट मेंबर कौन है इसमें से, बताओ कौन है नॉट, इज नॉट अ परमानेंट मेंबर। तो इसका आंसर क्या है? अच्छा, डेनिस फ्रांसिस है। चलो डेनिस फ्रांसिस जो है वो 78 आगे बच्चे ने बता दिया। 78 वाले के कौन है? डेनिस फ्रांसिस। चलो हाँ, तो क्या है? जर्मनी इज नॉट अ परमानेंट मेंबर, दीज ऑल आर परमानेंट मेंबर्स। यूएन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, ये भी मैंने बताया, A 24 सितंबर, B 28, C 24 अक्टूबर या D 28 अक्टूबर। ये क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 30 का। 30 का क्या आंसर रहेगा? 30 का आंसर रहेगा दैट विल बी 24th ऑफ व्हाट? 24th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डेट सेम दिए हैं, कभी जल्दी जल्दी में ये टिक मत कर देना। 24 देखा डेट, आगे मंथ देखा ही नहीं, तो मंथ भी ध्यान से देकर टिक करना आंसर उधर, ठीक है। Which of the following UN agencies focuses on poverty reduction and the improvement of living standards worldwide? A. World Bank, B. IMF, C. WHO या D. ILO? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का? क्या आंसर रहेगा? Which of the following जो है किस पे काम करती है? पॉवर्टी रिडक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का? तो इसका आंसर रहेगा दैट विल बी, क्या आंसर लिखा है बच्चों ने? हाँ, वेरी गुड। तो इसका आंसर रहेगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ये बेसिकली किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द पॉवर्टी रिडक्शन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये बाकी सारी ये ऑर्गेनाइजेशन भी प्लीज़, जैसे मैंने बताया आपको पहले, इनके हेडक्वार्टर्स ज़रूर देख कर जाना जब भी जाओगे पेपर में। यूएन चार्टर वॉज साइंड ऑन A 24 जून 1945, B 26 जून 1945, C 24 जुलाई 1945 या D 26 जुलाई 1945। तो यूएन चार्टर कब साइन हुआ था? बताओ। क्वेश्चन नंबर 32, यूएन चार्टर कब साइन हुआ था? यूएन के बनने से पहले हुआ था, राइट? दानिश सही लिखा है आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में, वेरी गुड। 24 और 26 जून में कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे 24 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 26 लिख रहे हैं। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर रहेगा दैट विल बी 26 जून 1945, ठीक है। 26 जून 1945 में ये क्या हुआ था? यूएन चार्टर वॉज साइन, ठीक है। तो 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था? यूएन वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। 32 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं फटाफट नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। अच्छा, कौन में से, इनमें से कौन सी है जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूएन की? विच इज़ नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। ए अरबिक, बी पोर्टुगीज, सी फ्रेंच, डी स्पेनिश। तो कौन सी लैंग्वेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूएन की? कौन सी लैंग्वेज है बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा पोर्टुगीज। अरबिक, फ्रेंच एंड स्पेनिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बट पोर्टुगीज इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, ठीक है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, राइट? 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। क्या बताया था उसमें मैंने? स्पेनिश, चाइनीज, अरबिक, रशियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो ये क्या है इसकी? 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली इन न्यूज? ओके,
ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? ए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, या फिर डी नन ऑफ अबव। इसका आंसर आप आराम से देख सकते हो, इसका आंसर सामने लिखा हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब ही क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या रहेगा? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो वो क्या है? इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इस चीज़ पे क्या है वो बेसिकली काम करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज यूएन पब्लिक सर्विस डे एनुअली? ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून, या फिर डी 24 जून। यूएन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है एनुअली? क्वेश्चन नंबर 35, क्या आंसर रहेगा इसका? क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 35। चलो कोई बात नहीं, गलत ही दे रहे हो बट सही तो जवाब तो दे रहे हो ना, दैट मैटर्स। ठीक है, अगर जो आपको चीज़ें, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं वो इनको बार फिर से एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो यूएन पब्लिक सर्विस डे जो है ये मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है ये? 23 जून को मनाया जाता है यूएन पब्लिक सर्विस डे। तो इसको बनाया इसलिए जाता है कि जो पब्लिक सर्विस या फिर कि आप पब्लिक सर्विसेज देते हो, या फिर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो मतलब ऑनर मतलब जो भी ऑनेस्टली काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं अपनी, तो उनकी रिकग्निशन के लिए क्या है? यूएन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। Question number 36 is, recently the UN declared which year as the International Year of Camelids, IYC, to raise the awareness of untapped potential of camelids. इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स कब बनाया गया है? किस ईयर को डिक्लेयर किया गया है यूएन द्वारा? ए 2024, बी 2025, सी 2026, या फिर डी 2027। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके करंट से भी रिलेटेड है ये, करंट से भी रिलेटेड है ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्या आंसर रहेगा इसका? वेरी गुड, इसका आंसर रहेगा 2024। जो 2024 साल है, करंट साल है, इसको यूएन ने डिक्लेयर किया है। यूएन हर साल किसी न किसी चीज़ को लेकर उसको एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ दैट थिंग, उस चीज़ जो भी चीज़ उसको लगती है उस चीज़ उस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है उसके रिकग्निशन के लिए क्या है वो दे डिक्लेयर दैट ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ दैट थिंग। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स इस साल बनाया गया है टू रेज अवेयरनेस ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ कैमलिड्स। तो कैमलिड्स है ये बेसिकली एक फैमिली ऑफ कैमल्स हैं जिसमें अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ कैमल्स होते हैं, तो उनके लिए क्या बनाया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स बनाया गया है, 2024 का नाम दिया गया उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर से 37 आ गया। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर विच ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसको बोला गया है? ए इज़ 2024, बी 2025, सी 2026, डी 2027। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसको बोला गया है? बताओ फटाफट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स तो 2024 को बोल दिया गया है। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम फिजिक्स क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसको बोला गया? कौन से साल को बोला गया? वेरी गुड, तो ये किसको बोला गया? 2025 को। 2025 को क्या बोला गया? 2025 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। 2024 का भी हो गया, 2025 का भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अपकमिंग 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नाम मैंने बता दिया, अब वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्रीज से वो बिलोंग करते हैं, वो कौन सी कंट्रीज के फॉर्मर पीएम थे जिनको 79th असेंबली सेशन जो है जनरल असेंबली सेशन के प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ए नाइजीरिया, बी कैमरून, सी सिंगापुर, या डी केन्या। तो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट फॉर्मर पीएम रह चुके हैं वो जिनको करंटली 79th सेशन में प्रेसिडेंट बनाया गया है? क्या आंसर रहेगा इसका? चलो तुक्के चल रहे हैं खतरनाक, कोई बात नहीं। क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दो, गलत ही दो। कुछ 4-5 बच्चे ही आंसर दे रहे हैं और लाइव तो यहाँ पर ज़्यादा है, बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी ने जवाब नहीं देना, सीधे पेपर में जाके जवाब देना, इधर नहीं देना भाई।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 38 का बच्चे आंसर रहेगा कैमरून। जो मैंने आपको फिलिमन यंग का जो नाम मैंने बताया आपको, फिलिमन यंग, ठीक है, जो फिलिमन यंग है, ही इज बेसिकली, ये क्या है, ये बेसिकली ही वाज द फॉर्मर पीएम ऑफ कैमरून एंड उनको करंटली 79th सेशन यूएन जनरल असेंबली का क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया। हिज नेम इज फिलिमन यंग, फिलिमन यंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अच्छा फिलिमन यंग की बात होगी, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। रिसेंटली विच इंडियन पीस कीपर रिसीव द यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023? यूएन नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको मिला इस बार? ए लक्ष्मी सहगल, बी राधिका सेन, सी सोफिया कुरैशी या फिर डी प्रिया जेंगन। तो किसको मिला है? 39 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 39 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? किसको मिला है ये अवार्ड? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023। क्या आंसर रहेगा इसका? चलो, तो इसका आंसर रहेगा राधिका सेन। तो राधिका सेन जो है, इनको क्या मिला है? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, एंड ये सेकेंड इंडियन रही है जिनको क्या मिला है? ये अवार्ड मिला है, ठीक है, किसको? राधिका सेन को। तो इनको क्या मिला है? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023। तो ये हमारी सेकेंड इंडियन रही है जिनको ये अवार्ड मिला है। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन जिसको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन जो थी वो थी मेजर सुमर गोस्वामी, ठीक है। जो फर्स्ट इंडियन थी जिसको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन की अगर बात करें तो वो थी मेजर सुमर गोस्वामी। इनको शायद 2011 में मिला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना एक बार। तो इनका नाम क्या है? मेजर सुमर गुवानी, ठीक है। मेजर सुमर गोस्वामी है या गुवानी है, देख लेना एक बार, आई गेस गोस्वामी है। मेजर सुमर गुवामी 2019 में मिला था ये इनको, उसके बाद राधिका सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड विच डे एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ए 23 मई, बी 24 मई, सी 25 मई या फिर डी 26 मई। तो क्या आंसर रहेगा? इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर जो है वो किसको बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 40 क्या आंसर रहेगा? इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर कब मनाया जाता है? बताओ बताओ जल्दी आंसर बताओ। वेरी गुड, अपना इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर जो है वो 24 ऑफ मई में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 ऑफ मई को मनाया जाता है। तो वो जो मार्कोर जो है ये बेसिकली इज द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट जो मिली पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है ये। एंड उसके बाद ये हमारे शायद कश्मीर वाले एरियाज़ में भी मिलती है, ओके इसके जो है कश्मीर वाली एरिया में भी मिलती है। एंड उसके बाद पाकिस्तान का ये शायद नेशनल एनिमल भी है। एंड उसके बाद पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये वाले सारे एरियाज़ में जो है इसकी मार्कोर वहाँ पर वाले एरियाज़ में ये मिलता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर ये इसलिए बनाया भी जाता है टू रेज अवेयरनेस एंड अवेयरनेस के लिए, एंड इसकी अगर आप बात करें कंजर्वेशन ऑफ मार्कोर, ठीक है, इसके अवेयरनेस के लिए एंड कंजर्वेशन ऑफ मार्कोर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी, जो मार्कोर है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1975 में किसके अंडर आता है? ये आता है शेड्यूल 1 में, ठीक है। एंड उसके बाद एक और चीज़ है, अगर हम इट इज़ आई गेस नियर थ्रेटेंड है, ये नियर थ्रेटेंड है IUCN रेड लिस्ट में, ठीक है। IUCN की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सेज आई गेस, तो इसकी क्या है, इसमें ये है नियर थ्रेटेंड,
ठीक है, इस कैटेगरी में ही क्या है, ये फॉल करता है। IUCN के द्वारा एक रेड लिस्ट निकाली जाती है जिसमें कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल्स दी जाती है एज पर उनकी कितनी संख्या है, वो एक्सटिंक्ट तो नहीं होने वाले या फिर उनको अब कंजर्वेशन की ज़रूरत है, राइट। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में है। सो दैट मीन्स इट इज़ कि मतलब उसको पूरा सेफ गार्ड किया हुआ है, आप इसकी हंटिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इट इज़ हाईली प्रोटेक्टेड इन इंडिया। ठीक है, किस में, शेड्यूल 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो इसमें जो शेड्यूल 1 में आते हैं ये जो है बेसिकली ये ऑल द इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं उनको कवर अप करता है ये वाला सब। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर इज ऑन 24th of May। ठीक है, आई गेस नियर रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगी, बट जितना मैंने देखा IUCN रेड लिस्ट में इट इज़ नियर थ्रेटेंड एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल हैज़ अपॉइंटेड विच इंडियन एज हिज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी जनरल है जो हमारे एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, किस इंडियन को अपॉइंट किया एज ए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? A निखिल सेठ, B कमल किशोर, C शैलाश तिनाकर या फिर D सत्या S त्रिपाठी। तो क्या आंसर रहेगा इसका, क्या आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 41 का? वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आंसर रहेगा इसका, कमल किशोर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कमल किशोर। तो ही इज बेसिकली अपॉइंटेड एज बाय UN सेक्रेटरी जनरल एज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द टर्म, ओके, व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल? ठीक है, सिक्योरिटी जनरल जो है UN के, उनका टेन्योर कितना रहता है? A 3 years, B 6 years, C 4 years या D 5 years। तो क्या आंसर रहेगा इसका? व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल जो बनाए जाते हैं उनको कितने सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का क्या आंसर रहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो मैं बच्चे टेन्योर बता रही हूँ ना, प्लीज़ इनको ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि हर मंथ किसका चेंज होता है या हर 2 साल का किसका होता है, साल का किसका होता है, राइट, वो सारा प्लीज़ चीज़ ध्यान से पढ़ना। तो इसका क्या आंसर रहेगा? सेक्रेटरी जनरल जो है कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 5 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या रहेगा? 5 years। ठीक है, एंड अभी हमारे करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है UN के? दैट इज एंटोनियो गुटेरेस। मैं बार बार इसलिए नाम ले रही हूँ ताकि आपके माइंड में जब आप ये वीडियो देख रहे हो जो भी बच्चे, तो आपके माइंड में ये रिटेन हो जाए ये सारी चीज़ें जो मैं बार बार बोल रही हूँ नाम। ठीक है, 43, who was the only secretary general of UNO to have died while in office? The only secretary general of UNO who have died while in office, मतलब he was working as a secretary general but he died during his tenure की, मतलब उस टाइम पे वो काम कर रहे थे। ठीक है, A यूथान, B डैग हमर्सक्रोल, C त्रिगवेली या D कर्ट वाल्डेन। तो इसका क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर रहेगा? बताओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर रहेगा? बताओ बताओ। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, तुक्के चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का बच्चे आंसर रहेगा ये सेकंड वाला, डैग। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट अवेयर, क्या बोल रहे हैं इसको, हमर्सक्रोल। तो डैग जो है वो क्या है उनको ही वॉज अ सेक्रेटरी जनरल इन द UNO टू हैव डाइड वाइल इन ऑफिस। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। जो देखो बच्चों, जो आप क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है, तुक्का तक नहीं मार सकते, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि 4 में से एक ऑप्शन का भी कोई आइडिया नहीं है कि है क्या, ये पता ही नहीं है नाम, तो यू कैन स्किप दोज क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा स्मार्टली एक्ट करना होता है उस टाइम पे कि आपको अगर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं पता, तो उन क्वेश्चंस को फिर अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, जिनके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया है फिर भी, तो यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट दोज, बट जिनका बिल्कुल नहीं है तो आपको वो हाँ 51 मेंबर्स। अच्छा अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ओहो चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये है, तो ये अगर आपको बिल्कुल नहीं पता किसी भी क्वेश्चन का मैं बता रही थी तो उसको आप स्किप कर सकते हो। चलो 44, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज ऑफ UNO हैव
ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945? ये एक बच्चा पूछ भी रहा था कोई, आई गेस हाँ कोई एक बच्चा पूछ रहा था। चलो ऑप्शंस क्या है, A45, B48, C51 एंड D54। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका आंसर रहेगा 51। ठीक है, 50 नहीं है, 51 है इसमें। इसका जो फॉर्मेशन पे जो कंट्रीज थी दैट वाज 1945 में कौन सी कितनी मेंबर कंट्रीज थी उस टाइम पे? 51। अगर आपको पूछे कि इनिशियल मेंबर्स या इनिशियल कंट्रीज कौन सी थी, तो नंबर ऑफ कंट्रीज वर 51। करंटली देयर आर 193। करंटली देयर आर 193। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया हमारा? 45 पे आ गए हम। 44 का क्या आंसर रहेगा? 51 कंट्रीज ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज थी ये। उसके बाद इन विच ईयर यूएनओ वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज? कौन से साल में यूएनओ को अवार्ड दिया गया था? किसका? नोबेल पीस प्राइज का। A 1975, B 1999, C 2001, D 2006। तो कौन से साल में यूएन को नोबेल पीस प्राइज मिला था? बताओ कौन से साल में मिला था? वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो बच्चे। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा 2001। 2001 में यूएनओ को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट इज 46, यूएन सेक्रेटरी जनरल हेड्स विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन को हेड करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का? तो A जनरल असेंबली, B सिक्योरिटी काउंसिल, C इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या D द सेक्रेटेरिएट। ओके, द सेक्रेटेरिएट। तो क्या आंसर रहेगा इसका? वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या आंसर रहेगा? किसको हेड करता है यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल जो अपॉइंट किया जाता है, तो वो किसको कौन से ऑर्गन को हेड करते हैं वो? तो इसका आंसर रहेगा द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, बी नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो किसको हेड करते हैं? सेक्रेटेरिएट के हेड होते हैं। ठीक है, जो ये ऑर्गन है उसके क्या है वो हेड होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, परमानेंट मेंबर्स ने जान नहीं छोड़ी आज। क्या आंसर रहेगा इसका? पता ही है बच्चों को। A3, B4, C5, D6। नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज 5। Very good. Next 48, which organ of UNO functions from Peace Palace in The Hague, the Netherlands? A Security Council, B General Assembly, C Economic and Social Council, या D International Court of Justice? ये भी हमने पढ़ लिया। 48 का क्या आंसर रहेगा? The only organ whose headquarters is not in New York is International Court of Justice, जिसका कहाँ पर है? Functions from Peace Palace in The Hague। कहाँ पर? नेदरलैंड्स में। ठीक है, तो ये कहाँ से ऑपरेट करता है? इट फंक्शंस फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ यूएनओ फंक्शंस फ्रॉम पीस पैलेस इन द हैग इन नेदरलैंड्स में? दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी याद रखना, पीस पैलेस इन हैग, यहाँ से ये ऑपरेट करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट इज 49th, in which of the following matters placed before UN General Assembly a resolution of by 2/3 majority of members present and voting is required? ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से मैटर्स हैं जिनके ऑप्शंस में दिए हुए हैं कि उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जनरल असेंबली की मेंबर्स की जो वो प्रेजेंट है, वोटिंग है टू सिलेक्ट ऑल दीज। ठीक है, ये वाली सारा करने के लिए। ठीक है, ये वाले मैटर्स को डील करने के लिए। A एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर पार्टनर्स टू यूएन। सेकंड, इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज़ को करने के लिए 2/3 ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होती है? कहाँ पर? यूएन जनरल असेंबली में। ठीक है, ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या ऑप्शन रहेगा इसका? क्या ऑप्शन रहेगा? क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर रहेगा? मैंने आपको बताया भी था ये 2/3 मेजॉरिटी किस किस में चाहिए होती है। चलो कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें क्या है? तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ यूएन में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है।
उसके बाद इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने बताया था जब मेंबर्स वो 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं तो उसमें 2/3 मेजोरिटी जनरल असेंबली में चाहिए होती है फॉर देयर अपॉइंटमेंट। लास्ट इज इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी पॉइंट याद रखना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स को भी अपॉइंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके बच्चों, तो ये देख लिया हमने। नेक्स्ट इज डैश काउंसिल वॉज सस्पेंडेड इन 1994। 1994 में कौन सी ये काउंसिल है जिसको सस्पेंड कर दिया गया था? ए ट्रस्टशिप, बी इक्वेलिटी, सी लिबर्टी या डी नन ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा फटाफट बताओ, ये कौन सी काउंसिल थी जिसको सस्पेंड कर दिया गया था यूएन के द्वारा 1994 में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड वेरी गुड, इसका आंसर रहेगा ट्रस्टशिप। ट्रस्टशिप काउंसिल जो थी इसको सस्पेंड कर दिया गया था 1994 में। कब सस्पेंड कर दिया गया था? 1994 में। तो ट्रस्टशिप का काम क्या था? जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो वहाँ की गवर्नमेंट थी या फिर जो सुपरविजन करता था, जो ट्रस्ट टेरिटरीज होती थी। पहले अगर आप बिफोर इंडिपेंडेंस वाले एरा में चले जाओ, यहाँ जब कॉलोनियल रूल्स हुआ करता था, एक दूसरे की कंट्रीज़ पे राज करते थे, राइट, कॉलोनीज आके राज करती थी एक दूसरे की कंट्रीज़ पे, तो उस टाइम पे क्या होता था, वहाँ पर उस एरियाज़ में बड़ी सारी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाती थी, राइट। बट तो ये क्या करते थे, जो ट्रस्टी काउंसिल इसलिए बनाई गई थी कि अगर वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं या कुछ एरियाज़ हैं जो कि अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हैं या वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, तो वो क्या करते थे, वो पुश करते थे कि वहाँ पर गवर्नमेंट बने, इंडिपेंडेंट स्टेट बने, राइट, इंडिपेंडेंट स्टेट बने एंड वहाँ पर वो अपनी गवर्नमेंट कर सकते हैं एंड अपने तौर तरीक़ों से वहाँ पर काम करें। बट आफ्टर दैट कि अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई आस्ता आस्ता, ठीक है, कॉलोनियल रूल्स ख़त्म हो गए, जो कंट्रीज थी उनको इंडिपेंडेंस मिलना, फ्रीडम मिलना शुरू हो गई एंड उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया एंड उसकी वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया। बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अगर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इसको फिर से रिवाइव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। Next is which article of UN Charters talk about specialized agencies? A. Article 57, B. Article 63, C. Both A and B, D. None of the above. तो कौन सा आर्टिकल है UN चार्टर का जो स्पेशलाइज एजेंसीज के बारे में बात करता है? जो भी यूएन की स्पेशलाइज एजेंसीज बनाई जाती हैं वो कौन से आर्टिकल्स के अंदर बनाई जाती हैं? जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अपनी यूनिसेफ, ये सारी जो भी एजेंसीज हैं यूएन की, तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर बनाई जाती हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी, सॉरी सी, बोथ ए एंड बी, आर्टिकल 57 एंड आर्टिकल 63 जो है। हाँ, इसमें ये बेसिकली जो ये वाला क्वेश्चन है ना, आर्टिकल्स जो है ये क्वेश्चन मैंने देखे भी नहीं है कभी, राइट, क्योंकि 111 आर्टिकल्स हैं, इतने आर्टिकल्स आप लर्न भी नहीं कर सकते एंड उनको लर्न करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल्स में अगर ये जो 2-3 बताए इनको एक बार सिर्फ देख लेना, 2 क्वेश्चन ही करवाए हैं मैंने आर्टिकल पे, ज़्यादा करवाए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है एज सच। बट आप जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड नंबर ऑफ चैप्टर्स जो मैंने बताए, 111 आर्टिकल्स हैं और 19 चैप्टर्स हैं, वो याद रखना क्योंकि वो क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन यूएन चार्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 फटाफट देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिमांड फॉर रिफॉर्म्स इन यूएनएससी। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ए, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये भी याद रखना क्योंकि जो जेकेएसएसबी है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लाना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, उसमें से आपको 3 स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है या इनकरेक्ट कौन सी है। तो ये भी ध्यान से पढ़ना कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या है? ए, यूएनएससी इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन द यूनाइटेड नेशन एंड हेंस डिफरेंट कंट्रीज वांट द स्ट्रक्चर ऑफ यूएनसी टू बी मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। बी, G4 group which includes India, Germany, Australia and Russia raising the demand for permanent membership in USC. C, to decentralize UNSC governing power and authority over the nation, it is essential that all the regions are represented equally in the UNSC. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? A, B and C, B, A and B, C, B only या D, C only? बताओ तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें है जो इनकरेक्ट है, जो गलत बताई गई है? ये लास्ट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के सॉल्व करने चाहिए।
तब जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द राइट क्वेश्चंस आएगी। ठीक है, इस टाइम पे सोने का टाइम नहीं है, जागो, हो गया खत्म, लास्ट ही है ये। चलो क्या आंसर है, फटाफट आंसर बताओ इसका, फिर रैप अप करें आज का सेशन हम। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 52। तो इसका जो आंसर रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो बी, ऑप्शन नंबर सी, बी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। UNSC is the most powerful organ of United Nations and hence different countries want the structure of UNC to be more democratic and representative. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आपको पता है 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं और उन्हीं के पास वेटो पावर है, राइट। कोई भी सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कुछ भी आपके इम्प्लीमेंट करने की कोई बात आएगी जिस पे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस चीज़ को अपोज भी कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बेसिकली जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है ना, ये एक इकलौती बॉडी है जिसमें पावर है टू इम्पोज लीगली बाइंडिंग रेजोल्यूशन ऑन मेंबर नेशन। मतलब ये लीगली बाउंड कर सकता है जो इसके मेंबर नेशंस हैं कि आप ये काम करो, राइट। एंड उसके पास वेटो पावर है कि वो कोई भी रेजोल्यूशन ले रहे हैं तो उसको रोक सकते हैं। तो आप ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एज इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ UN, तो कंट्रीज़ क्या चाहती हैं, कंट्रीज़ चाहती हैं कि जो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें और कंट्रीज़ को ऐड किया जाए ताकि एक इक्वालिटी ऑफ विजन या इक्वालिटी ऑफ जो थॉट्स हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको लाया जा सके। ठीक है, जैसे हम मैंने जो 5 कंट्रीज़ बताई, दोज आर ऑल्सो द पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो वो चाहते हैं कि और परमानेंट मेंबर्स ऐड किए जाएँ ताकि एक टू बी मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव, बाकी कंट्रीज़ भी उनके पास भी पावर हो टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, राइट। उसके बाद बात करें G4 ग्रुप, G4 ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया नहीं आता, उसमें इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील एंड जापान आता है, तो स्टेटमेंट वही इनकरेक्ट होगी। एंड दे आर ऑल्सो डिमांडिंग फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन UNC, तो इनका भी यही कहना है G4 ग्रुप का कि और परमानेंट मेंबर ऐड किए जाएँ या नॉन परमानेंट मेंबर्स भी और ऐड किए जाएँ एंड उनको परमानेंट मेंबर्स बनाया जाए, राइट। तो इनका भी यही डिमांड है कि परमानेंट मेंबर्स और ऐड किए जाएँ ताकि बाकी कंट्रीज़ के पास भी कुछ पावर्स हो टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, एंड जब वेटो पावर की बात आती है तो उसको एक बायसली यूज़ किया जाए। नेक्स्ट इज, इसका स्टेटमेंट का भी यही मतलब है, टू डिसेंट्रलाइज UNSC गवर्निंग पावर एंड अथॉरिटी ओवर नेशंस, बिकॉज एज इट इज़ अ पावरफुल ऑर्गन दे हैव एन अथॉरिटी, दे कैन लीगली बाउंड द नेशंस टू डू थिंग्स, right, which they मतलब which ever resolutions they take, right। तो उसमें क्या है, it is essential that all regions are represented equally in US। ठीक है, तो ये बात होगी। तो ये हमने बात कर ली किस पे, UNO पे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सारे ले आई हूँ मैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं अभी तक, एंड प्रोबेबिलिटी भी ऐसी है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे मैं बता दूंगी उसमें आपको, ठीक है। हाँ, कोशिश करेंगे साक एंड आशियान ही लाऊं मैं, क्योंकि वो अभी फ्रेशली हमने पढ़ा भी है, एक रिवीजन और हो जाएगी ताकि परमानेंटली वो जो भी चीज़ें रिलेटेड एंड टिप्स पिट्स जो भी इसके बारे में हैं वो सारे आपके माइंड में रहें, रिटेन रहें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। MCQs अभी तो मैंने MCQs इतने लाए हैं, बट और भी MCQs होते हैं इसमें, तो आप कोशिश करें जहाँ से भी आपको MCQs मिले सॉल्व करें, कि जितने ज़्यादा MCQs सॉल्व करोगे ना आपका होराइजन देखने का, चीज़ों को रिवीजन करने का, चीज़ों को और बढ़ेगा। आपको पता चलेगा अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा अगर उन्होंने पूछा कि परमानेंट वाले काउंसिल कितने, परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, तो उसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि वेटो पास किसके पास हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द वे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स टू ट्राई टू सॉल्व, एंड स्पेशली MCQ बेस्ड एग्जाम के लिए यू हैव टू सॉल्व MCQs। तो अब मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँगी, उसके बारे में मैं बता दूंगी आपको कि कौन से टॉपिक्स होंगे नेक्स्ट, ताकि आप पहले से रिवीजन करो एंड देन विल स्टार्ट द सेशन। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।